नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं पार्षद जी। पार्षद जी में आज मेरे मेहमान हैं आनंद त्यागी जी, जो अधोई वाला दक्षिण से पार्षद हैं। त्यागी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। त्यागी जी, आपसे एक सवाल हमारा इस प्रोग्राम के तहत ये है, सबसे पहला जी, ये जो 5 साल का सफ़र है आपका जी, पार्षद का, जी, इस कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या विकास किए और क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, विकास कार्य तो काफ़ी हुए हैं। जो हमारी सड़कें वड़कें थी वो सभी लगभग बन चुकी हैं, लेकिन बाद में थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। जिस समय कांग्रेस सरकार नहीं रही, उसके बाद में हमें नगर निगम से ना तो बजट ही मिल पाया है और ना कोई कार्य हो पाए हैं। एक हमारे नदी का पुश्ता गिरा हुआ था, जिसके लिए हमें बजट दिया गया था और वो 10 लाख रुपए बजट दिया गया था, मगर वो पुश्ते में उसमें लगभग 15 लाख का खर्चा था। उस 10 लाख में जो पुश्ता बन गया वो बन गया, बाकी जो छूट गया वो छूटा का छूटा ही रहेगा। उसके लिए हमने बार बार रिक्वेस्ट भी की है और प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन वो पुश्ता आज तक नहीं लग पाया। उसी का कारण ये रहा कि उस पुश्ते से टूटने के कारण और आगे भी पुश्ता टूट गया और वो पूरी बस्ती में पानी पानी होगा, जिससे कि काफ़ी बस्ती वालों का नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जान माल का भी नुकसान हुआ। उसमें एक आदमी भी बह गया। हाँ त्यागी जी, अगर हम इसको जो है ना एक इस तरीके से देखें जी कि कुछ कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है, बाद में फिर भाजपा सरकार का रहा है जी, तो आपके अपने कार्यकाल की और क्षेत्र की विकास की गति कहीं कोई प्रभावित हुई है? जैसे पहले जो है ना आपकी सरकार थी जी, बाद में फिर भाजपा की सरकार आई जी, और यहाँ तक कि मेयर भाजपा का रहा, जी, तो आपके कहीं विकास कार्यों में कोई अड़चन भी पैदा हुई? अड़चन बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि जो भी कार्य हमने किया है वो सब सरकार के द्वारा ही कराया गया है। नगर निगम से अब की बार कोई कार्य नहीं हुआ। मैं बताऊँ आपको, जो 10 लाख का हमें बजट मिला था वो मिला है और एक 15 लाख का बाद में एक बजट और दिया गया था, जिससे कि 1-2 सड़कें बन पाई हैं। अब पूरे 5 साल में 25-30 लाख का बजट अगर मिलेगा पार्षद को, तो अपने क्षेत्र में कितना कार्य करवा पाएगा? यो भी हमने कार्य करा और केवल सरकार द्वारा ही कराया गया है, बाकी निगम से, क्योंकि निगम में बोर्ड भी बीजेपी का था, मेयर भी बीजेपी के थे, इसलिए बोर्ड से हमें नगर निगम से हमें कार्य कराने में बड़ी समस्या हुई है। तो माना जाए कि इसके अंदर जो है ना कुछ भेदभाव की स्थिति भी पैदा हुई है, जैसे आप कांग्रेस से बिल्कुल हुई है, वैसे बिल्कुल हुई है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि भेदभाव स्थिति इसलिए आई है कि बीजेपी के पार्षदों को काफ़ी बजट दिया गया अलग से। हालांकि वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई अलग से नहीं दिया, मगर उनके क्षेत्र में आप जाकर देखिए, जो पार्षदों के द्वारा कराया गया है वो उन्हें अलग से बजट दिया गया है। अच्छा, आम जन की कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं, हालांकि खुद करना, खुद पेट भरना ये तो एक आम बात है, लेकिन कुछ बुनियादी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनको लेकर आम आदमी ये सोचता है कि वो सरकार की तरफ या अपना जो प्रतिनिधि है उससे अपनी गुहार लगाए। जैसे नालियाँ हैं, सड़कें हैं जी, और मेन अहम समस्या ज़्यादातर रहती है साफ़ सफाई जी। तो ये सब जो है ना आपके वार्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से रही हैं जी, या नहीं इनमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम पार्षद रहे हैं जब तक दिक्कतें तो बहुत रही हैं, लेकिन हमने संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ हमने जो है अपनी सफाई व्यवस्था ठीक रखी है और लाइटों की व्यवस्था भी हमने ठीक रखी है। लेकिन जब से बोर्ड भंग हुआ है, तब से ये हालात हो गए कि जो एलईडी लाइटें लगाई गई हैं वो एलईडी लाइटें 50% जो ख़राब हैं, जो नहीं जल पा रही हैं। ऐसे ही सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। क्षेत्र में की सबसे बड़ी समस्या सफाई है, सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसकी कमी का कारण क्या आप मानते हैं कि ये जो है ना कमी अगर है सफाई व्यवस्था की, तो इसके रीज़न भी तो कुछ आप लोगों इसके रीज़न ये है कि ये जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। जनप्रतिनिधि ना होने की वजह से अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, अधिकारियों का डर कर्मचारियों पर नहीं है, इसलिए कर्मचारी कार्य करने में लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, हर गली महल्ले को एक रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं जी। और जहाँ तक मुझे मालूम है, जब से ये एलईडी वाला मैटर आया है कि इसमें कुछ शिकायतें भी ऐसी रही हैं कि एलईडी लग जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती, उसको ठीक करने वाले भी जो है ना कोई नहीं है, क्योंकि जो निगम के कर्मचारी हैं वो उस एलईडी को ठीक नहीं कर सकते। कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है कि वहाँ पर हम नगर निगम में जो ऑनलाइन भी हमने शिकायत की है और वहाँ पर जाकर भी हमने शिकायत की है, मगर जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो नई एलईडी लगाई गई है ये 7 साल के टेंडर पे हैं, ये 7 साल तक वही ठेकेदार ही इनका देख रेख करेगा, वही की जिम्मेदारी है
और जो हमारी पुरानी लाइटें हैं उन्हें हमारे कर्मचारी करेंगे। तो जिस क्षेत्र में पूरी के पूरे क्षेत्र में एलईडी लग चुकी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ रखी है, क्योंकि ठेकेदार पे पता नहीं इनका नियंत्रण नहीं है, क्या है। ठेकेदार बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। वो ऑनलाइन शिकायत करो तो नहीं सुनता, निगम में जाकर शिकायत करे तो नहीं सुनता, वैसे उसे वर्बली फ़ोन करे तो नहीं सुनता, बस आश्वासन देता है कि हम आदमी भेज रहे हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं आ रहा। आज मैं कहता हूँ लगभग मेरे वार्ड में 1 महीने से कोई भी कर्मचारी नहीं आया और 50% जो है एलईडी लाइटें बंद। लोगों की जनता की शिकायतें बहुत रहती है। जनता की अपेक्षा यह है कि अभी अभी हम पार्षद हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि देखो जी हमारे लिए तो आप पार्षद हैं, हमने आपको चुना था, हम नहीं जानते वोट भंग हो गया होगा। तो उनकी शिकायतें, उनकी उम्मीदें हमारे से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। हमें उन्हें आश्वासन देना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, हम जैसे भी करेंगे, संघर्ष करेंगे आपके लिए, हम आपका कार्य करवाएंगे। लेकिन हम आजकल कार्य करने में असमर्थ हो रखे हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से हमने दबाव बना के मुख्य नगर आयुक्त के पास गए थे, हमारे बड़े नेता भी थे जिनमें दिनेश अग्रवाल जी थे, लालचंद शर्मा जी थे। किस मसले तो इसी मसले पर हम गए थे। एलईडी का जो मसला था, सफाई व्यवस्था का मसला था। एक तरफ तो आप जो सफाई व्यवस्था आपकी चरमरा गई है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। दूसरी बात जो है एलईडी आपकी नहीं जल पा रही है, और उसके बावजूद आप जो है टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जनता पे बोझ डाल रहे हैं अतिरिक्त आप जो है, तो कम से कम उन्हें सुविधा तो दी जाए। तो हम इसी उसमें गए थे कि यह जो है टैक्स जब तक बोर्ड ना बने जब तक ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। बोर्ड तय करेगा फिर इसमें क्या टैक्स लगेगा। नगर निगम की जितनी भी ज़मीनें हैं जी, ये मसले जो है ना कभी भी उठ जाते हैं जी, कि अतिक्रमण वाला जो ये मैटर आता है कि नगर निगम की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, जी। तो इसके अंदर कहाँ तक कितनी सच्चाई है। क्या वाकई जो है ना कुछ नुमाइंदे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो सरकारी निगम की जो ज़मीनें हैं उस पर उनकी नज़रें गड़ी रहती हैं और अतिक्रमण हो जाता है, नगर निगम कुछ नहीं कर पाता, ऐसा कुछ है? ये तो आपके सामने है, नगर निगम क्या कर पा रहा है। हम अगर शिकायत भी करते हैं, हाँ भाई वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, नगर निगम में शिकायत करते करते पार्षद परेशान हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी वहाँ जाने के बाद पता नहीं वो क्या तालमेल उनका होता है, वो वापस आ जाते हैं। अतिक्रमण जैसा का जैसा ही अतिक्रमण आज तक नहीं मैंने देखा कहीं से हटा हुआ कि यहाँ पर नगर निगम की ज़मीन से वहाँ से अतिक्रमण हट गया। तो क्या इसमें नगर निगम के कर्मचारियों की बिल्कुल बिल्कुल नेताओं की भी मिली? राजनेताओं का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ नगर निगम के कर्मचारियों की मिली भगत है। वो क्यों नहीं, जब शिकायत होती है क्यों नहीं कार्रवाई करते जाएगा, क्यों नहीं उन्हें तोड़ते। अभी मेरे आपकी संज्ञान में होगा, पिछले साल जो है मैंने एक मकान की शिकायत की थी, काफ़ी शिकायतें की हैं, और वो बल्कि मेरे खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया। जिसने अतिक्रमण किया वही मेरे खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया कि मेरी शिकायत क्यों कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो माना जाए कि जो है नगर निगम के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की शय से ये सब चीज़ें जो है ना परवान चढ़ती। इस बात से तो यही जाहिर होता है कि जब इतनी शिकायतें हो रही है उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, तो इसे क्या समझा जाएगा। अच्छा, आमतौर से जब भी बोर्ड की बैठक होती है तो हंगामा बहुत होता है, और कुछ चंद इशू ही ऐसे होते हैं कि जिनको लेके हंगामा होता है। कई बार हमने भी बोर्ड की जो है ना बैठक देखी है, अतिक्रमण का सबसे बड़ा जो है ना मुद्दा होता है, लेकिन अतिक्रमण सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही हमने देखा है, अमल जो है ना कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है जी। भले ही मेयर भाजपा का रहा हो, लेकिन मेजोरिटी आप लोगों की भी थी। विपक्ष के तरीके से भी आपकी जो है ना आपके पार्षदों ने काफ़ी अच्छा रोल भी अदा किया है जी। लेकिन परवान नहीं चढ़ सका वो। अब ये तो मैं बार बार फिर क्या रिपीट करूँ, मैंने आपको बता ही दिया। परवान चढ़ेगा कैसे जो है उसमें, जब तक कर्मचारी और अधिकारी नगर निगम के शिकायतों पर एक्शन नहीं लेंगे तो तब तक कैसे परवान चढ़ेगा। जैसे मान लें सपोज करो एक पार्षद ने शिकायत की कि वहाँ पर मकान बनाया जा रहा और वो निगम की ज़मीन है, मुख्य नगर आयुक्त से शिकायत की, मुख्य नगर आयुक्त ने जो है तहसीलदार को भेजा और वहाँ पर सच्चाई मिली कि हाँ ये वाकई नगर निगम की ज़मीन है। पूरी जानकारी होने के बावजूद फिर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा वो। अगर वो नहीं तोड़ा जा रहा तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है। अच्छा, मलिन बस्तियों को लेके क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मलिन बस्तियाँ शहर के हर जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे वार्ड ऐसे होंगे जहाँ पर मलिन बस्तियाँ नहीं हैं जी। और नदी नालों के आसपास जो है ना मलिन बस्तियाँ भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा लगा के अपने घर भी बना लिए हैं जी। आज मलिन बस्तियों में रहने वाले उन लोगों के ऊपर खास तौर से तलवार लटकी हुई है जी, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष राजकुमार जी जी। तो अब उसको किस नजरिए से आप देखते हैं?
देखिए नज़रिया तो साफ है, अगर ये जिस समय बस रहे थे या तो इन्हें तभी न बसने दिया जाता, और जब वो बस गए हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो गांव से आए हैं वहाँ की ज़मीन भी अपनी बेच कर यहाँ पर लगा दिया, तो आज तो बेघर होने के कगार पे हैं। अगर उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, अगर उन्हें हटाना ही है तो उन्हें हटाने से पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें मकान दिया जाए, तब हटाया जाए तो चलो जब भी कोई बात है। वैसे तो मैं मानता हूँ कि उन्हें वहाँ पर बसने नहीं दिया जाना चाहिए था, और बसने दिया जाना चाहिए तो अब वो उजाड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह की राजकुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया था और नियमितीकरण इनके लिए कांग्रेस सरकार विधेयक लाई थी, तो इनका बीजेपी को भी ये करना चाहिए था कि जब इनका नियमितीकरण कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी तो अभी अध्यादेश लेके आई है कि हमने जो है ना उनको रोक दिया। अध्यादेश जो केवल 3 साल के लिए लाई है, तो क्या ये तो और एक कट्टे पर नमक छिड़कने वाली बात है। 3 साल का मतलब क्या होगा? 3 साल का मतलब होगा कि और जो है डरे रहें, 3 साल तक जो है वो कुछ कर ही ना पाएं, 3 साल के बाद फिर उन्हें टूट जाना है। तो 3 साल तो अच्छा तो वो अभी टूट जाते, तो कम से कम वो कहीं अपना आशियाना ढूंढते। उन 3 सालों के बीच में या उससे पहले भी जो है ना लोकसभा के चुनाव भी हैं जी, और निकाय चुनाव भी हैं जी। तो उस अध्यादेश का क्या उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर जो है ना जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, उनको कितनी सांत्वना मिल रही है कि कितने संतुष्ट हैं वो? क्योंकि आप जो है ना क्षेत्र में भी वो संतुष्ट नहीं है, उनका तो बल्कि वो दर्द बढ़ा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक रैली निकाली थी राजकुमार जी के उसमें जो है, तो नगर निगम में आपने देखा कितनी भीड़ थी। उसके बाद फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी रैली निकाली थी, कितनी भीड़ आई थी उसमें जो है। फिर इनके बाद इन्होंने इसी उसमें आभार रैली निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, उसी डर के कारण इन्होंने आभार रैली को कैंसिल किया, आभार रैली नहीं निकाल पाए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना दर्द बस्ती वालों को होगा, जिन्हें लग रहा है कि तुम्हारे मकान टूटेंगे, और आज टूट रहे थे तो टूट रहे थे। उसके बाद उन्हें 3 साल का टाइम दे देगा कि 3 साल के बाद तोड़ेंगे, यानी कि उन्हें एक मृत्यु दंड देकर ये बता दिएगा कि 4 दिन बाद तुम्हें मृत्यु देनी है, मृत्यु दंड देना है, तो उनका तो और भय हो गया। लेकिन भाजपा के कुछ आपके मित्र कहते हैं हमने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है, उसके तहत सबको जो है ना मकान मिल जाएंगे। ये सच्चाई जो है केवल चुनावी स्टंट है और खाली कुछ नहीं है। चुनाव तक जो है ऐसे बहकाते रहेंगे और चुनाव के बाद ये कार्रवाई शुरू कर देंगे, उनके ऊपर फिर भी कार्रवाई होनी है। तो अभी तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने 2 साल पहले से प्रधानमंत्री रोजगार उसमें जो है आवास योजना में फार्म बांटने शुरू किए थे। क्या अभी तक किसी को दिया गया मकान? कितना टाइम हो गया? अरे मैं कहता हूँ 50 लोगों को देखते, 100 लोगों को देखते, ताकि लोगों को ये लगता कि हाँ भाई मकान मिलने शुरू हो गए। अभी तक तो मुझे लगता नहीं किसी को मकान दिया गया है। कल हम भी नगर निगम गए थे, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट भी लगे हुए थे, भीड़ भी इकट्ठी हो जी 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 जी। तो वो भीड़ जो है ना किस उम्मीद पर थी? बस वो भीड़ केवल दिखावा ही है। मैं तो जब भी मानूंगा जब किसी को दिए जाएंगे। अभी तक तो इन्होंने MDD के फ्लैट बना दिए कि वहाँ पर 2 लाख रुपए जमा करो, 5,000 रुपये प्रति माह वो उसके लिए दिए जाएंगे गरीबों को। तो ये केवल जो है ये सब योजनाएं जो है ना जी मौजूदा सरकार की हैं या जो है ना जो ये फ्लैटों का निर्माण होना है या आपकी सरकार की थी? नहीं, जो फ्लैटों का निर्माण होना वो तो कांग्रेस के भी वो है, उसमें तो देखो वो तो एक रोजगार है। MDD ने मकान बनाए हैं और गरीब लोगों के लिए मकान बनाए हैं, वो तो अच्छी योजना है। वो कांग्रेस के भी टाइम पे थी, भाजपा के टाइम पे भी है। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी। वो तो जो भी सरकार आएगी ये योजना का चला रही है तो अच्छी योजना है, लेकिन इसे चलाएं और उस पर जो है जो इसका पात्र है उसे दिया जाए। ये नहीं कि पैसे वाले उसे खरीद रहे हैं और वो फिर आगे ब्लैक में बेच रहे हैं। हाँ, कोई गरीब आदमी है, पात्र है उसका जो है उसे वो दिए जाए मकान, जो छोटे मकान है, EWS के मकान। अच्छा त्यागी जी, अगर हम पीछे के वक्त में जाएं, कितने अरसे से आप यहाँ देहरादून कब से जानते? मैं वकील साहब यहाँ रहता हूँ 88 से। 88 जी, 1988 का देहरादून और आज का देहरादून बहुत अंतर है। क्या फर्क नजर आता है? बहुत ज़्यादा अंतर है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक ये ज़्यादातर संगठन ये भी आवाज़, कुछ संगठन है मैं नाम नहीं लूँगा, ये आवाज़ उठाते हैं कि बाहर के लोग आके बस गए, बाहर के लोग आके बस गए। आखिर ये बाहर के हैं कौन? क्योंकि लगातार जितना भी पलायन हो रहा है उसका दबाव जहाँ तक मैं समझता हूँ देहरादून के ऊपर सबसे ज़्यादा है जी। तो इसकी समस्याओं का देखिए ये तो निराकरण कैसे हो सकता है? ये तो जो लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं वो गलत उठाते हैं। यहाँ पे तो ये भारतवर्ष एक है, पूरा भारत एक है, इसमें कहीं भी जाकर आदमी रह सकता है। और सबसे ज़्यादा पलायन तो मैं कहता हूँ कि पहाड़ से हो रहा है। पहाड़ से देहरादून में आकर लोग बस रहे हैं,
यहाँ पे बिजनौर से भी आकर बस रहे हैं, यहाँ से सहारनपुर से भी आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से भी आ रहे हैं, और इधर बलिया बस्ती तक के लोग आ रहे हैं। तो ये तो जहाँ पे जिसे इसका जो रोजगार जहाँ मिल जाता है वहाँ पर आकर वो रहना शुरू कर देता है। अब मान लिया अगर मेरे पिताजी यहाँ आकर रहने लगे तो मैं यहाँ से थोड़ा ही जाऊँगा, मैं भी यहीं पर रोजगार करूँगा। तो ये तो वही है कि भाई जब पूरा भारतवर्ष एक है तो उसमें तो आदमी कहीं भी रह सकता है। अच्छा, देहरादून का दबाव कैसे कम हो, जबकि लगातार पलायन जो है ना पहाड़ से लगातार हो रहा है? इसकी कोई समस्या जो है ना का समाधान आप लोगों के दिमाग में है कुछ ऐसा जो है? नहीं, इसका समाधान वकील साहब क्या हो पाएगा? अगर मान लिया पहाड़ से पलायन करके कोई यहाँ पर आ रहा है और कोई आकर वहाँ की ज़मीन बेच के यहाँ ज़मीन ले रहा है तो आप उसे कैसे रोक पाएंगे? उसे, वो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, उसे कैसे रोक लोगे आप? अच्छा, अपने देहरादून को देखते हुए स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भाजपा सरकार ने चलाया था, बड़े बड़े नारे भी दिए थे, लोगों ने फोटो भी खिंचवाए थे झाड़ू हाथ में ले लेके। आज देहरादून को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने की भी बात थी जी, कहाँ क्या जो है ना कमी रह गई थी कि इसका नंबर ही नहीं आ पाया, और किस तरीके से ये परवान चढ़ सकता है? अब ये तो जमीनी नेता है। देखिए, ये तो जो है भाजपा गवर्नमेंट ने किया था और स्मार्ट सिटी का जो है, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन पाएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर स्वच्छता अभियान की भी यही बात है। स्वच्छता अभियान नाम का रह गया, स्वच्छता है कहाँ पर? पूरे देहरादून में आप देख लिए, हर गली मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, सड़कों पे जो कूड़ा करकट सड़कों पे इकट्ठा किया जा रहा है जो है। आप पूरे शहर का हाल देख लीजिए, कहीं पे भी सफाई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, सारे में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है स्मार्ट सिटी बनने में भी इतनी आसानी से बन जाएगा। अभी पता नहीं कितना टाइम ये लेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, और बन पाएगा या नहीं भी बन पाएगा। तो अच्छा, आगे चुनाव भी आने वाले हैं जी, जनता के बीच भी आपको जाना है जी, और जनता के सवाल अगर मन में हैं, हो सकता है वो आपकी वजह से जबान पर ना लाएं, लेकिन कुछ लोग जबान पर भी लाएंगे अपने क्षेत्र के विकास को। बिल्कुल लाएंगे। क्या जवाब देंगे अब आप? जवाब तो हमारा तो यही है कि जो हमारी, ना तो हमारी सरकार है इस समय, ना हमारा सांसद है इस समय, ना हमारा विधायक है इस समय, अपने वार्ड के मैं बता रहा हूँ, पूरे शहर के नहीं बता रहा हूँ, ना हमारा जो पार्षद था, मैं पार्षद भी नहीं रहा, 2 मई को वोट भंग हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हम संघर्ष रहते हैं, जो भी अपने क्षेत्र के कार्य है करा ही रहे हैं जैसे कैसे भी। लेकिन क्षेत्र के लोग तो अभी आपको पार्षद मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, तो लेकिन उसी बात से तो जो है मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ और उनके लिए मैं संघर्षरत हूँ। आज जो हम नगर निगम में गए हैं उन्हीं के लिए तो गए हैं। आप मुख्य नगर आयुक्त से मिलने के लिए जो हमने टाइम रखा है उन लोगों के लिए गए हैं कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, उनकी जो समस्या है उनका निदान हो, और ये संघर्ष रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। फिर भी और कुछ ऐसी होंगी आपके जहन के अंदर कि अभी तक का जो कार्यकाल था कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं जी, उनको पूरा करना है, वो कौन कौन से हैं अभी आपके दिमाग? देखो, जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जैसे मान लिया ये तो चलता ही रहता है, एक सड़क बनाई है, 2-4 साल बाद वो टूट जानी है और दोबारा फिर बनानी है। तो जो इस तरह की सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं वो सड़कें बनाई जाएंगी, नालियाँ बनाई जाएंगी। बाकी तो हमारे क्षेत्र में सारा विकास हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या पुश्ते की है। पुश्ता जो पहले से भी वही हालत थी, अब भी वही हालत है। अगर हमें अब की बार चुनाव में जिताएगी जनता और निगम से, हम अब की बार सबसे पहले प्रायोरिटी पे पुश्ते रखेंगे, क्योंकि जो नदियों के किनारे पुश्ते है उसी की वजह से जो है क्षेत्र में पानी घुसता है और उस पानी से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जान माल का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारे पुश्ते ही रहेंगे कि पुश्ते सबसे पहले लगवाए जाए। चलिए त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, ये थे आनंद त्यागी जी, अधोईवाला दक्षिण से पार्षद हैं, जिनसे हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान जो कार्यकाल 5 साल का इनका रहा, उस दौरान क्या कुछ इन्होंने किया और क्या कुछ अधूरा रह गया और क्या आगे प्रायोरिटी पर रहेगा, वो सब इनसे हमने बातचीत की। पार्षद जी में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।